निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। हल नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण को बना के छोड़ देना है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण को बना के छोड़ देना है, ठीक है ना। देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्र, आयत की बात की है तो आयत बना दिया मैंने, फिर अब आगे देखते हैं हम क्या बोला है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। देखिए, क्षेत्रफल कौन सा होता है, ये वाला होता ही नहीं, इसी को तो बोलते हैं क्षेत्रफल। 528 मीटर का वर्ग, ये है क्षेत्रफल। आई ना बात समझ में, इसी को बोला जाता है क्षेत्रफल। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर का स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, अब देखना, एक इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, एक जानकारी मिल गई। क्षेत्रफल अंदर वाले को बोलते हैं, और परिमाप अगर बोला जाए तो ये इसकी लंबाई को बोला जाता है, आउटलाइन, बाउंड्री की लंबाई, ठीक है ना। चलिए, परिमाप ने बोला इसमें। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। बहुत बढ़िया। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या बोला है, जो क्षेत्र की लंबाई जो है ना, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अरे भाई, चौड़ाई अगर मान लिया, या कुछ ना कुछ तो चौड़ाई होगी ना, 1 से मीटर होगी, कुछ ना कुछ तो चौड़ाई होगी, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, कुछ ना कुछ तो होगी, और हमें नहीं मालूम। तो जो चीज नहीं मालूम होती है गणित में, उसको मान लिया जाता है। तो मान लिया हमने कि 1 मीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है। अब देखना, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, जो लंबाई होगी ना, वो कितनी होगी, जो चौड़ाई है ना, क्षेत्र की जो लंबाई है, लंबाई बराबर से कितना होगा, चौड़ाई के 2 गुने, इसमें 2 का गुना कर दो, से 1 अधिक है, और इसमें 1 को जोड़ दो। गुने मतलब गुना कर दो, 1 अधिक है तो 1 को जोड़ दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई, लंबाई। तो 2x धन 1 मीटर। मेरे को नहीं लग रहा कि यहां पर कोई प्रॉब्लम होगी, है क्या। जैसा मैंने, क्या अपने मर्जी से कुछ नहीं किया मैंने, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया वैसा वैसा करते गया मैं। सबसे पहले एक आयताकार भूखंड की बात की तो मैंने आयत बना दिया। भूखंड का क्षेत्रफल बोला तो मैंने क्षेत्रफल भी लिख दिया अंदर, इसी को क्षेत्रफल बोला जाता, अंदर वाला पूरा भाग। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से, अब चौड़ाई भी नहीं मालूम भैया, तो फिर किससे करेंगे हम, तो इसलिए चौड़ाई को मान लिया। 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 गुने से 1 अधिक हमने यहां पर बना दिया। बस इतना सा काम है। प्रश्न को पढ़ो। अब हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो जो चीज पूछी जाती है, मैंने शुरू से बोलता हूं कि जो चीज पूछी जाती है आपसे, वहीं से प्रश्न की शुरुआत करना चाहिए। ये ज्ञात करो तो उसी को मान लो, बड़ा सिंपल काम है। तो माना पूरा प्रश्न की लैंग्वेज में लिखो आप। आयताकार बोला है, आयताकार, आयताकार भूखंड का की चौड़ाई कितनी है, बराबर से 1 मीटर। तब इसकी आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2x धन 1, 2x धन 1 मीटर होगी। प्रश्नानुसार हुआ ये। आ गई बात समझ में। देखना, मैंने यहां पर भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये खत्म हो गया काम अपना, ये कर लिया मैंने काम। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, ये वाला भी काम हो चुका है। प्रश्न में इतना कट हो गया अपना क्वेश्चन, केवल इतनी सी बात बची है आपकी, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, बस बाकी का पूरा काम कर चुके हम। अब देखना, प्रश्नानुसार क्या बोला है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर का वर्ग है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, बराबर से 528 मीटर का वर्ग दिया हुआ है।
और मुझे बताओ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता कि नहीं होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, ये सूत्र होता है, बराबर से 528। याद रखना, आयत का क्षेत्रफल जब भी निकालने के लिए बात की जाए तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल बराबर से लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 2 x धन 1 है कि नहीं? हाँ है ना। और x है ये चौड़ाई, बराबर से 528। हाँ ठीक है, x का मैं अंदर गुना करूंगा तो इसमें भी होगा, क्या होगा? ये हो जाएगा 2x का वर्ग धन x का इसमें भी गुना करेंगे तो x, बराबर से 528। और 528 उठ के इधर जाएगा तो 2x का वर्ग धन x ऋण 528 बराबरी से इधर क्या बचा? ये उठ के इधर आ गया तो चिन्ह भी बदल गया उसका, राइट हैंड साइड में 0 बच गया। ये हो जाएगा द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमने निरूपित कर दिया। हल करने के लिए नहीं बोला तो हम नहीं करेंगे हल, क्या के लिए करना है? हल नहीं करना है हमें, बस निरूपित करना है तो निरूपित कर दिया हमने। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे देखिए, है ना। ऐसा काटना नहीं है आपको, मैं तो समझाने के लिए बताया मैंने, है ना भाई। हमने क्या क्या काम किया वो मैंने यहां पर बताया। अब आगे देखिए, मजेदार क्वेश्चन है ये। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। आपको मालूम है कि पूर्णांक जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डेश 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 अनंत तक जाता है। और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ये भी अनंत तक जाता है, ऋण अनंत तक। आई ना बात समझ में? ये होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक। पूर्णांक मतलब पूरा 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 पूरा, आधा अधूरा नहीं। 3.5, अरे ये पूरा थोड़ी है, 3 भी नहीं है तो 4 भी नहीं है, 3 और 4 के बीच में है। 3.5 मतलब न तो 3 है न तो 4 है, 3.5 है, मतलब 3 से ज्यादा है 4 से कम है, तो पूर्णांक थोड़ी हुआ। आधा अधूरा नहीं चाहिए भैया, पूरा पूरा चाहिए ऐसा। अब यहां पर बोला धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक का तो सिंपल सी बात है कि धनात्मक तो यही वाले हैं। आप बोलेंगे कि शून्य क्यों नहीं है? अरे शून्य धनात्मक थोड़ी है, न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी, कुछ भी बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो। धनात्मक न्यूट्रल है वो, न्यूट्रल, ठीक है ना। इसमें धन लगा दोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, ऋण लगाओगे तो कोई समस्या नहीं है, नहीं भी लगाओगे तो समस्या नहीं, लगा भी दोगे तो कोई समस्या नहीं, ऐसा है। तो धनात्मक पूर्णांक ये होते, अगर ऋणात्मक बोला जाता तो ये होते, याद रखना। अब इसमें और एक शब्द लगा है क्रमागत। क्रमागत मतलब लगातार वाले, लगातार वाले कोई भी 2 क्रमागत, जैसे मान लिया जाए ये दोनों लगातार है ना, हाँ ये दोनों लगातार है ना, हाँ ऐसे कोई भी 2 क्रमागत। और जो 2 क्रमागत होते हैं ना उनका अंतर कितना होता है? 1 का अंतर होता है कि नहीं होता है? तो ये बड़ी छोटी छोटी सी जानकारियां है, ये जानकारी हमारे दिमाग में स्टोर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रश्नों में क्या है, स्पष्ट नहीं दिया जाता कि भैया एग्जैक्ट कैसा है। ये छोटी छोटी जानकारियां है, इनसे मिलकर फिर बड़ा क्वेश्चन हमारा बनता है, ठीक है ना। और अगर हमें नहीं मालूम तो ये बातें याद रखना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना इधर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात की है। मुझे एक बात बताओ कि 2 क्रमागत है ना, ये 3 है तो ये 4 है, कितने का अंतर है इसमें? 3 में अगर 1 को जोड़ेंगे तब तो 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब इसमें अगर 1 को जोड़ा जाता है तो तब ये अगला पूर्णांक मिलता है आपको। तो इसलिए माना एक पूर्णांक को मान लेता हूं मैं, माना क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक। पहला पूर्णांक अगर x है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? x धन 1 होगा। आई बात समझ में? तो ऐसा मानना पड़ेगा। अगर ये वाली जानकारी अगर नहीं रहेगी तो आप ऐसा मान सकते क्या? नहीं मान सकते भाई। आपको ना तो ये मालूम है कि ये वाला क्रमागत पूर्णांक बोला ना, तो हो सकता है कि 15 और 16 हो सकता है कि 100 और 101 हो सकता है कि 201 और 202 हो। लगातार है ना तो ये मालूम है आपको ना तो ये मालूम है। तो जब वर्ग समीकरण के प्रश्न करते हैं तो दोनों को मानना नहीं है, आपको केवल एक को मानना है। तो पहला कौन है? x है,
तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि नहीं आपको कि 1 से धन 1 है, ऐसा, ठीक है ना। चलिए, ये इतना क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बोला इनका गुणनफल 306 है, कब? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इनका गुणनफल कितना है? x और 1 से धन 1, किसका? दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। इसका इसमें गुना करेंगे तो x का वर्ग धन x बराबर से 306, तो क्या हो जाएगा? x का वर्ग धन 1 ऋण 306 बराबर से कितना हो गया? 0 हो गया, और ये बन गया आपके पास में वर्ग समीकरण। बस हो गई बात खत्म, इतनी सी है। हाँ, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए सुनिए, करेंगे ना अपन, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? पूर्णांक भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। किस लिए करना है? कि इनके पूर्णांक हम ज्ञात कर सके, ऐसा बोला है इसमें। ज्ञात अभी मत करो। अरे अभी तो हमें विधि नहीं मालूम ना, इसको हल करने की विधि थोड़ी मालूम है हमें। विधि तो अभी हम अगली प्रश्नावली में सीखेंगे, अभी तो हम केवल समीकरण बनाना सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समीकरण को बनाने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो बड़े आसानी से बनने वाले हैं फिर, ठीक है ना। तो निरूपित ही करना है, केवल निरूपित करना है बस। और ये जो जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ना, समीकरण बन रहे हैं ना, इनको हम हल करना भी सीखेंगे, टेंशन मत लो उसकी। इसके लिए अलग अलग विधियां है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि, सूत्र विधि, है ना, श्रीधराचार्य सूत्र जिसको बोला जाता है। तो ये विधियां है, अपन पढ़ेंगे इसको। जब तक विधि नहीं पढ़ेंगे तब तक थोड़ी समझ में आएगा। पहली एक्सरसाइज का उद्देश्य ही है कि आपको समीकरण बनाते आना चाहिए। रोहन की मां, देखिए भैया ये मां है और ये कौन है? रोहन है। ये कौन है? रोहन है। दो लोग हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की अपेक्षा 26 वर्ष बड़ी है। अरे अगर रोहन की उम्र मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम, तो रोहन की उम्र क्या है वर्तमान में? 100 वर्ष है। और उसकी मां कितनी है? 1 से धन 26 वर्ष है। यही तो बोला है। अगर रोहन 10 साल का है तो उसकी मां 36 साल की है। अगर रोहन 15 साल का, 20 साल का है तो उसकी मां 46 साल की है। 20 साल का तो है 46 साल के, मतलब इसकी अपेक्षा 26 वर्ष अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। यहां तक तो कर लिया हमने। प्रश्न का स्ट्रक्चर भी बनाते हुए जा रहे हैं हम। देखिए, रोहन है, उसकी मां इसकी अपेक्षा 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु, किसकी? रोहन की, का गुणनफल, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाता है। उनकी आयु का, उसकी नहीं भैया, उनकी। मजेदार काम। उनकी आयु का, उनकी मतलब रोहन की और उसकी मां की आयु का गुणनफल कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। कब? अब से 3 वर्ष के पश्चात। मुझे एक बात बताओ कि रोहन आज 100 वर्ष का है, तो 3 वर्ष के बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा? 1 से ऋण 3 साल का। और उसकी मां कितने साल की है? 1 से धन 26 साल की। बड़ी अजीब सी बात कर दी भाई। ये वर्तमान में रोहन की आयु कितनी है? 100 वर्ष है। उसकी मां की आयु कितनी है? 1 से धन 26 वर्ष। क्यों? क्योंकि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। बड़ा सिंपल सा काम है। अब 3 वर्ष के बाद में रोहन हो गया 1 से धन 3 वर्ष का, तो उसकी मां उतनी ही बड़ी रहेगी क्या? 3 साल बाद रोहन ही बड़ा होगा क्या? उसकी मां भी तो बड़ी होगी, उम्र में बड़ी होगी, तो ये भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष पश्चात, ऐसा। अब बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाता है। अगर मैं इसका और इसका गुणनफल करूं तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना आसान काम है कि नहीं आसान काम? कि नहीं? जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
अब ये रफ वर्क है, ये पूरा रफ वर्क है, इतना तो आप रफ वर्क करो आप, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाओ, फिर देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। हमें रोहन की मां की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है भाई। 3 वर्ष के बाद नहीं ज्ञात करनी है हमें उसकी आयु, कब करना है, वर्तमान में ज्ञात करना है रोहन की आयु। तो मैंने क्या बोला था आपको कि प्रश्न की शुरुआत भाई, जब वर्ड प्रॉब्लम आती है, जब पारिभाषिक प्रश्न होते हैं, जब थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, तब बच्चा यही पर उलझता है कि सर हम क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें, पहला शब्द क्या लिखूं मैं, पहला शब्द क्या लिखूं। तो सीधा सीधा काम है कि जो हमें पूछा गया है ना, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जो चीज पूछी है उसी से शब्द उठाओ और लाइन लिख दो। माना भाई, जो ज्ञात करना है उसी को मान लो। माना रोहन की आयु, रोहन की आयु वर्तमान, ये बात बड़ा, वर्तमान आयु, ये वाली आयु पूछिए, ये वाली नहीं पूछिए, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है, 100 वर्ष है। आ गई बात समझ में। तब उसकी मां की वर्तमान आयु कितनी होगी, 100 धन 26 भैया, उससे 26 साल बड़ी है, उसकी मां 26 साल बड़ी है। और 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के पश्चात, देखिए मैं फिर आपको बता दूं, ये भी आप लाइन लिख सकते कि 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु 100 धन 3 हो जाएगी और उसकी मां की आयु 100 धन 26 धन 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं आप एक लाइन में, लेकिन जरूरी नहीं है ये लिखना। आपने रफ वर्क कर लिया तो इसका यही फायदा होता है। प्रश्नानुसार लिख दो तो माथापच्ची खत्म। प्रश्नानुसार जबरन क्वेश्चन को लंबा मत खींचो, लंबा ज्यादा खींचेंगे ज्यादा लिखना पड़ेगा, ज्यादा समय लगेगा, गलतियां भी होने के चांसेस रहेगी, इसलिए आप रफ पर एक स्ट्रक्चर बना लो। उनकी आयु वर्षों में, जो भी वर्षों में है, उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात, अब से 3 वर्ष के पश्चात, भाई रोहन की आयु कितनी है 1, तो 3 वर्ष के पश्चात कितनी हो जाएगी, 100 धन 3, और उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी, 100 धन 26 धन 3, और दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कहां पर समस्या है ये बताओ, कोई समस्या ही नहीं है। तो काय के लिए माथापच्ची करना कि आज से 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु 100 धन 3 वर्ष हो जाएगी, तब उसकी मां की आयु 100 धन 26 धन 3 बराबर से 100 धन 29 वर्ष हो जाएगी। तब प्रश्न के अनुसार ए गुणित ए बराबर से इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी सही बनेगा, ठीक है ना। और नंबर आपका कोई नहीं काट सकता अगर आपने ऐसा प्रश्नानुसार लिखा तो। भाई हम तो बोल रहे हैं कि आपने जैसा पूछा है वैसा ही तो कर रहे हैं हम प्रश्नानुसार, अब आप देखते रहो कैसा किया है तुमने, है ना। आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, 100 धन 3 गुणित, यहां गुने का चिन्ह नहीं भी लगाएंगे, कोष्टक लगाया ना, गुने का चिन्ह नहीं भी लगाएंगे चलेगा, ठीक है ना, जरूरत नहीं होती इसमें गुने का चिन्ह लगाने की, लगा भी दिया तो गलत नहीं है। 100 धन 29 बराबर से 360। अब देखिए इस 100 का गुना इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, 100 का गुना जब इसमें करेंगे तो 100 की घात 2 हो जाएगी, यानी कि 100 का स्क्वायर। इसका गुना इसमें करेंगे तो धन 29 एक्स, 100 का इसमें भी हो गया इसमें भी हो गया। अब इसका गुना इसमें करेंगे धन 3 एक्स, धन इसका गुना इसमें करेंगे तो 3 नम 27 के 7 बचे 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और बराबर से 360। अब देखिए 100 का स्क्वायर धन 29 और ये कितना हो गया 32 एक्स, 29 और 3 कितना हो गया 32 एक्स प्लस 87, और ये इधर जाएगा तो ऋण 360 बराबर से 0 इज इक्वल टू 100 का वर्ग धन
32 एक्स, अभी करूंगा मैं बात, इसमें से इसको घटाया तो 3 हो गया, और ये 9 हो गया, 9 तो ये 7 हो गया, 7 तो ये 2 हो गया, 273 बराबर से 0। हमें वर्ग समीकरण ज्ञात करना था, तो वर्ग समीकरण यहां पर ज्ञात कर लिया। ठीक है भाई, अगर नहीं आ रहा समझ में तो मैं एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से बताऊंगा, बहुत सारे तरीके, अलग तरीके से बताऊंगा मैं उसको, और लेकिन छूटना नहीं चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए, इसको बनाते आना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपने देखा कि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है, हर सिचुएशन की वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है। और एक समस्या को समझा तो फिर इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है ना। समस्या है तो जल्दी हिंट करो जरा, अभी किसने किया था, निशु कुमारी, बोलो जल्दी फटाफट, कोई दिक्कत है बेटा? जी सर, सर वहाँ पे 87 ऋण 360 कैसे लिखे हैं? हाँ, ये 360 कैसे लिखे है ना। जी सर। हाँ देखना, अब ध्यान देना इधर, रोहन की वर्तमान में आयु कितनी है आज की समय में, 100 है, और उसकी माँ की आयु कितनी है, उसकी अपेक्षा बड़ी है, 26 वर्ष। मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर 10 साल का हूं तो मेरे पिताजी की आयु मेरे से 26 साल बड़े है। मैं आज 10 साल का हूं और मेरे पिताजी मेरे से 26 साल बड़े हैं, तो मेरी उम्र में 26 साल बड़े हैं, तो अब मेरे पिताजी की आयु आएगी कि नहीं 36 साल, ये मेरे जी पिता सर। की आयु है और ये मेरी आयु है, ऐसा। तो ये तो हो गई वर्तमान की बात कर रहे हैं हम, वर्तमान की बात कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं करना है, सब जैसा प्रश्न दिया उसी के हिसाब से करना है। अब देखिए यहां पर इतनी बात तो हो गई खत्म, ये खत्म कर दिया मैंने। अब क्या बोला, उनकी आयु का गुणनफल, लेकिन सीधा सीधा नहीं बोला है, अब से 3 वर्ष के पश्चात बोला है, आज से 3 वर्ष के बाद मेरी आयु अगर 10 साल की है तो 3 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 10 ऋण धन 3, बाद में तो मेरी उम्र 3 साल बड़ी हो जाएगी ना। अगर 10 साल का हूं तो 13 साल का हो जाऊंगा, और 100 साल का हूं तो 100 धन 3 वर्ष का हो जाऊंगा, और मेरे पिताजी कितने वर्ष के हो जाएंगे, 100 धन 26, और ये भी तो 3 साल बड़े हो गए कि केवल मैं ही बड़ा होऊंगा, मेरे पिताजी भी तो बड़े हो गए, तो ये भी 3 साल बड़े हो जाएंगे, पहले तो इतने साल के थे अब इतने साल के हो जाएंगे, ऐसा। चलिए ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 धन 3 और ये हो जाएगा 100 धन 29, ये 3 साल बाद मेरी आयु है, और ये मेरे पिताजी बोल दो या मेरी माताजी बोल दो, ये मेरी माँ है, ऐसा बोल दो आप, ठीक है ना, 3 साल बाद। अब देखना प्रश्न क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना करना है, अब से 3 वर्ष के पश्चात। भाई इनका जो गुणनफल है ना, इसका और इसका गुणनफल, गुना मतलब इनका दोनों का गुना करना है, बोला है ना प्रश्न में, गुणनफल बोला है इसलिए गुणनफल कर रहा है, योगफल बोलते तो हम योगफल करते, भाग बोला जाता तो भाग करते, और जो बोला है वही करना है अपने को, अपने मर्जी से कुछ नहीं करना है। गुणनफल कितना है, 360 है, इनका दोनों का गुना कर दिया जाए तो 360 हो जाता है। अब आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये गुना करना है, और गुना करने के बाद में ये गुना तो आता ही है, अगर नहीं आता है तो बेसिक हमने एक क्लास ली है, उसमें जोड़ घटाना गुना भाग, वो बहुत पहले ली थी, 1 महीना पहले, है ना, उसमें सब बताया था लाइव क्लास में कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुना किया जाता है, वो सारी एक एक बेसिक चीजें बताई थी जो कि 6वीं क्लास का भी बच्चा समझ लेगा। तो वो वीडियो आप देखो, अगर ये यहाँ पर गुना करने में दिक्कत जाती है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए क्या बोला है, ये इंग्लिश वाला कट कर देता हूं मैं, है ना, तो अपने पास जगह भी मिल जाएगी और ये भी हो जाएगा। अब ध्यान देना इधर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बड़े सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बोला है कि भैया जो चीज पूछी जाती है उसी को मान लो, उसी को मान लो और वहीं से प्रश्न की शुरुआत करो। देखिए माना रेलगाड़ी की 2 चाल है, 2 प्रकार की चाल है।
एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, एक समान चाल से तय करती है। सामान्य चाल, सामान्य जो चलती है चाल कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना, रेलगाड़ी की जो चाल है वो या तो ज्यादातर तो किलोमीटर प्रति घंटा ही दी जाती है, या तो फिर मीटर प्रति सेकंड, ऐसा तो कम ही मिलेगा। मीटर का और सेकंड का रिश्ता होता है और किलोमीटर का और घंटे का रिश्ता होता है। इसका अर्थ तो सभी लोग जानते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ? अगर मान लिया जाए आप साइकिल चला रहे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से, 10 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 किलोमीटर जा सकते क्या साइकिल से? नहीं जा सकते 1 घंटे में, है ना। मान लिया जाए कि आप साइकिल चला रहे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से चाल से, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या होता है? हर एक 1 घंटे में, 1 घंटे में 5 किलोमीटर चले गए आप, फिर दूसरे घंटे में फिर 5 किलोमीटर चले गए। इसका अर्थ ये होता है। फिर तीसरे घंटे में फिर 5 किलोमीटर चले गए। ये 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, फिर 5 किलोमीटर चले गए। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये होता है कि हर 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये होता है इसका अर्थ। ये याद रखना, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन काम की बातें हैं, और यही बात अगर समझ में नहीं आई तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, एक रेलगाड़ी, अब ध्यान देना इधर, मुझे एक बात बताओ कि ये स्थान से, आगरा से दिल्ली या बॉम्बे, ए से बी, अरे ये दिल्ली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चलो छोड़ो उसको, है ना। 2 स्थान हैं, ए से बी जाना है किसी व्यक्ति को, मुझे जाना है, चलो ठीक है, मैं यहां से ट्रेन में बैठा, मुझे बी तक जाना है, और वो दूरी है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर, ये क्या है? दूरी है, ए से बी के बीच की दूरी। और मैं जिस ट्रेन में बैठा उसकी जो चाल है, नॉन स्टॉप ट्रेन है, डायरेक्ट यहां से छूटेगी वहीं पर जाएगी, वो बीच में नहीं रुकने वाली है। मेरी जो उसकी चाल है, ट्रेन की चाल है, रेल की चाल है, वो कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं कितने समय में पहुंच जाऊंगा वहां पर? कितना बढ़िया काम है भाई। आप जिस ट्रेन में बैठे हो, अगर उसकी चाल आपको मालूम है और दूरी आपको तय करना है ये मालूम है, तो आप कितने घंटे में पहुंचेंगे ये बता सकते हैं आप। भाई मुझे अगर मान लिया जाए 100 किलोमीटर जाना है, और मैं अगर मान लिया जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा हूं, तो कितने घंटे में पहुंचूंगा? हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा हूं, तो 100 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगेंगे नहीं। आप तो ऐसे तो डायरेक्ट बता दिया, लेकिन समय बराबर से क्या होता है? समय बराबर से क्या होता है? दूरी बटे चाल। आई बात समझ में? समय बराबर से कितना होता है? दूरी बटे चाल। चलिए ठीक है, इतनी तो बात हो गई यहां पर। अब ध्यान देना इधर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है भैया, चलो ठीक है, यहां तक होगी बात। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, अगर चाल क्या हो जाती है? ऐसी नहीं रहती है, कैसी हो जाती है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, ऐसी कम हो जाती है, तो 3 घंटे अधिक समय लगेगा भैया उतनी ही दूरी तय करने में। ऐसा समझ लो, इधर से जब जाती है ना ट्रेन, ए से बी गया वो, ये इसका घर है, और वो ए से बी पर गया, वो कोई काम होगा उसका, या मामा का गांव होगा वो, तो 480 बटे 1 इतना समय लगा उसको। समय कितना लगेगा? समय कितना लगेगा जाने में? वहां तक जाने में कितना समय लगेगा? 480 बटे 1 घंटा लगेगा, इतना घंटा लगेगा। और जब वो वापस जाता है यहां से इधर, तो उसकी ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो तब समय कितना लगेगा? 480 तो जाना है उसको, और उसकी स्पीड कम हो जाती है, 1 से ऋण 8 हो जाती है, तो अब इतना समय लगेगा उसको। मुझे एक बात बताओ कि समय कहां पर ज्यादा लगेगा? ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? जब ट्रेन की चाल ज्यादा रहेगी
तब कम समय लगेगा, ये छोटा रहेगा, ये छोटा रहेगा, ये छोटा रहेगा, और ये क्या रहेगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हुआ, समय ज्यादा लगेगा, ये बड़ा हुआ, ये वाला जो है ना ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, बस इसी बात को तो ध्यान रखना है। अब प्रश्न पूरा समझ में आएगा, देखना। अब मैं फिर से और एक बार पढ़ रहा हूं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। चलो ठीक है, यहां से वहां तक तो चला गया समान चाल से, इतना समय उसको लग गया, लगा ना इतना समय। अब देखना, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, चलो कम हो गई भैया, तो इतना समय लगेगा, तब तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तब समय ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेगा। 3 घंटे ज्यादा लगेगा मतलब इस समय में से इस समय को घटाएंगे तो 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। मैं इस समय में से इस समय को घटाएंगे तो 3। भाई प्रैक्टिकली सोचा करिए, कोई भी क्वेश्चन होता है ना तो उसको अपने आप पर सोचा करिए कि भाई मैं अपने घर से अपने मामा के घर जाता हूं और मामा का घर 480 किलोमीटर दूर है और मेरी ट्रेन इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो मेरे को इतना समय लगेगा। और मैं जब मामा के घर से अपने घर आता हूं वापस मेहमानी करके तो मुझे समय लगेगा 480/x, इतना घंटे लगेगा, ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा समय लगा। बस यही तो कॉन्सेप्ट है, बस इतनी सी बात है यहां पर। अब देखिए, अब देखिए सामान्य चाल इतनी है, तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, ये होगा 480/x, इतना घंटे, इतने घंटे लगेंगे भैया, ठीक है, ये वाला समय। और जब रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, कम हो, तब लगा समय कितना लगेगा, समय 480/1/8 घंटे। अब प्रश्नानुसार यहां पर समय ज्यादा लगेगा और यहां पर समय कम लगेगा। कई बच्चे यहां पर उल्टा काम करते हैं, उनको लगता है कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। जब गाड़ी की चाल ज्यादा है तो हमें समय ज्यादा लगेगा, ऐसा होता है क्या, कम लगेगा, उल्टा रहेगा। गाड़ी की चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा और कम है तो समय ज्यादा लगेगा, यानी कि ये बड़ा होगा तो बड़े में से तो छोटा घटाया जाता, गणित का नियम बोलता है। तो प्रश्नानुसार 480/1/8, इसमें से अगर 480/x को घटाया जाए, क्यों घटा रहे हैं, यहां पर बोला आपको कि 3 घंटे अधिक समय लगता है। अगर इस समय में से अगर इस समय को घटाया जाए तो 3 होता है, 3 घंटे होता है, क्योंकि ये भी घंटे में, ये भी घंटे में, इसमें से इसको घटा दो तो घंटे पता चल जाएंगे। तो ये कितना होगा, 3 होगा, बस कितना आसान सा काम है। अब देखिए इसका लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा, या चाहो तो इसको छोटा कर दो, थोड़ा सा छोटा कर दो। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है छोटा कर दो, लघुत्तम ले सकते डायरेक्ट, लेकिन ये 480 कब तक हम कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या करो, 480 को कॉमन निकाल दो, 480 को मैंने निकाल दिया कॉमन, उभयनिष्ठ निकाल दिया, इसमें भी 480, इसमें भी 480, यहां पर बच्चा 1 से ऋण 8, ऋण 1/x बराबर से 3 का तिरछा गुना करेंगे, ये वाला 3 आएगा इधर नीचे, ठीक है भाई, ये गुने में है ना, ये भी गुने में है, तो तिरछे गुना या तो रहने दो अभी। 480 जरूरी नहीं है, x और 1 से ऋण 8, इतना लघुत्तम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना, इतना लघुत्तम आ जाएगा, ठीक। अब देखना
इससे भाग देंगे। अरे लघुत्तम मतलब ये दोनों किसी से विभाजित तो हो नहीं रहा कि किसी से विभाजित हो जाए, तो ये दोनों का गुणनफल ही लघुत्तम होगा। अब देखना, अब ध्यान देना इधर, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते, तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। यहां पर लघुत्तम कितना आया, 1 से ऋण 8। इसमें क्या किया करो आप, इसका गुना कर दिया करो 1/1 से ऋण 8 का, और आपने देखा कि इससे कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1, तो यहां पर 1 से लिख दो ना। कई बच्चे ऐसा तिरछा गुना करते, इधर ये कर देते, इधर ये करते। कुछ मामले में ये सही होता, कुछ मामले में गलत हो जाता है, इसलिए ऐसी रिस्क मत लो। जब गुणनफल आता है लघुत्तम में तब सही होता है, अदरवाइज हमेशा सही नहीं होता ये, इसलिए ऐसा गुना मत करना, ठीक है ना। ठीक है, ये जो लघुत्तम आया उसमें 1/1 से का गुना कर दो, तो 1 से 1 से कैंसिल, तो 1 से ऋण 8 बचा। कितना बचा, ये यहां पर माइनस है इसलिए गुने का चिन्ह लगेगा ऐसा, बराबर से 3। अब देखना 480 गुणित x, ऋण का अंदर गुना करेंगे तो ऋण x धन 8, इतना हो गया, बटे x गुणित 1 से ऋण 8 बराबर से कितना है, 3 है। अब देखिए इंप्लाइज लगाते हुए चलो, है ठीक है, इसको लगाते हुए चलो। हाँ 480, ये 1 से 1 से क्या हो गया, खत्म हो गया। कितना बचा, गुणित 8, केवल 8 बचा ऊपर, बटे इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग ऋण 8x। देखिए 1 का गुना इसमें हुआ तो 1 का वर्ग, इसका इसमें गुना होगा तो ऋण 8x बराबर से कितना हो गया, 3। और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ये जाएगा इधर और 3 जाएगा इधर। देखिए 480 गुणित 8 बटे 3 बराबर से 1 का वर्ग ऋण 8x। इसका तिरछा गुना ऊपर गया तो आप बोलेंगे कि 3 में गुना होगा, 3 को भी नीचे ले आओ। मैं नहीं लाता नीचे, लाना इसलिए चाहा मैंने कि ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, मुझे मालूम था कि ये 3 से कैंसिल होने वाला है, इसलिए इधर लाया कैंसिल करने के लिए, अदरवाइज नहीं लाता मैं, जरूरी नहीं था लाना है। 3 का 3, 3 छक्का 18, 160, ठीक है, 160 बार कैंसिल हो गया। 8 शून्य शून्य, 8 छक्का 48, बचे 4, 8 और 4 12 बराबर से 1 का वर्ग ऋण 8x। अब देखिए, अब देखिए ये 1280 जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग ऋण 8x, और 1280 उधर जाएगा तो ऋण 1280, और बराबर से इधर क्या बचा, शून्य बचा। मैंने पलटा के लिख दिया इसको, ये उधर गया तो ऋणात्मक हो गया, ऐसा ये बन गया इसका। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम, अगली प्रश्नावली की ओर चल रहे हैं हम। अब यहां पर ध्यान देना, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। अब आई बात, अभी तक हमने जो देखा ना वो क्या हुआ, अभी तक हमने देखा केवल समीकरण को कैसे बनाया जाता है। अब समीकरण बन गया, अब उसको हल कैसे किया जाता है, बस ठीक है ना। हल करना अलग अलग विधियां है, 3 विधियां पढ़ना पड़ेगा हमें, 3 विधियां पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से एक विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि, और तीसरी विधि है सूत्र विधि। तो अपन एक एक करके बात करेंगे। पहली विधि है गुणनखंड विधि, इसको अच्छे से समझ लेंगे। फिर उसके बाद में पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि है, फिर उसके बाद में सूत्र विधि है, ठीक है ना, वो फिर बाद में बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। बड़ी आसान सी विधि है, बस सिर्फ आपको इसकी प्रोसेस समझना है, इसकी जो प्रोसेस है वो समझना है आपको। देखना मैं उदाहरण के द्वारा ही समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है आपको, उदाहरण के द्वारा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सुनिए, आपने बहुपद पढ़ा था इससे पहले, हाँ पढ़ा ना। जैसे मान लिया जाए ये दिया हुआ है -5, 1 से दिया है धन 3 दिया हुआ है, ये क्या है, द्विघाती बहुपद है कि नहीं, हाँ है द्विघाती बहुपद। इसको हल करना हमने सीखा था कि नहीं, कि इस बहुपद को कैसे हल किया जाता है, हाँ सीखा था। और जो x के मान आते थे ना, x के जो मान आते थे, मान लिया जाए कि अल्फा और बीटा, कितने मान आएंगे, कितने मान आएंगे, 2। x के बहुपद को, इस बहुपद को अगर हल करेंगे तो कितने मान आएंगे, 2।
अरे कुछ ना कुछ तो आएंगे। उन्हीं मानों को मैंने, एक को मान को मैंने अल्फा बोल दिया और दूसरे मान को मैंने बोल दिया बीटा। एक्चुअल क्या होता है कि आप बोलेंगे कि सर ये अल्फा बीटा कहां से आया? अरे कुछ नहीं, ये चिन्ह है, बस चिन्ह है मूलों को प्रदर्शित करने के। तो जब हम शून्य, ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। सुनिए, ये भी बात बता ही देता हूं मैं, ग्रीक वर्ड है। कौन से वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। अब सोच रहे होगे कि दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेज है, अपने यहाँ हिंदी है, अ आ ई उ है, ABCD है, ग्रीक वर्ड को ही बीच में क्यों ले आया भाई? तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो जिस देश का, जिस कंट्री का गणितज्ञ रहेगा, जो उसकी खोज करेगा, तो अपने देश के ही चीजों को लाएगा ना आगे, अल्फाबेट्स को। तो उन्होंने क्या किया, ग्रीक के जो ABC अल्फाबेट्स है उसके, जैसे हमारे यहाँ 52 खड़ी है, अ आ ई उ क ख ग घ, ये है ना। तो ऐसे ही इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं, होते कि नहीं 26 लेटर। और ऐसे ही ग्रीक में क्या होते हैं? 24 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 24। जैसे ABCD छोटी ABCD, बड़ी ABCD, ऐसे ग्रीक में 24 लेटर होते हैं, 24 लेटर। एक 24 बड़े, 24 छोटे, उनका उतने में काम हो जाता, पूरी लैंग्वेज बन जाती है उसकी, ठीक है ना। उसी में से उनकी लैंग्वेज कैसी होती? अल्फा, जैसे अपन बोलते ABCDEFGH, वो होता अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेमडा, फाई, काई, साई, झाई, टाउ। हाँ, ये सब ग्रीक के वर्ड है, ये है ना। ऐसे 24 लेटर होते हैं। ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन जो डेल्टा, लेमडा, जो कोरोना वायरस आया था ना, उनके नाम क्या थे? डेल्टा, ओमेगा, ओमेगा था, है? तो ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन भी आया था एक। तो ये सब ग्रीक वर्ड से लिए हुए थे इनके नाम, है ना। चलिए ठीक है, हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि अगर जब बहुपद है और इसके जो मान आते हैं, इसको क्या बोला जाता है? शून्यक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? शून्यक। जो इसके हल आएंगे, हल करने के बाद उसको क्या बोला जाता है? शून्यक। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हम जीरोज, जीरोज, जीरोज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मान अगर मैं इसमें रखूं x की जगह, तो ये शून्य बना देगा इसको, इसलिए शून्य बोला जाता है। और जब यही बात बहुपद था, अब यही बात अगर समीकरण बन जाता है, मान लिया जाए यही वाला समीकरण, ऋण 5x धन 3 बराबर इसे शून्य, ये समीकरण है और ये बहुपद है। दोनों में क्या अंतर है? इसमें बराबरी का चिन्ह नहीं होता है। आप बोलेंगे बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं सर, बराबरी का चिन्ह लगा दिया और आप बोल रहे हैं बराबरी का चिन्ह नहीं होता है। ये बराबर नहीं होता है, ये केवल इसको प्रतीक, भाई इतनी बड़ी बात को क्या बोलेंगे, तो एक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल यानी कि P ऑफ X, ये केवल इसका प्रतीक है। ये दोनों बराबर नहीं है, याद रखना। बहुपद में ये दोनों बराबर नहीं होते, लेकिन समीकरण में दोनों बराबर होते। बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर होता है, और बराबर होता है यानी कि समान होता है। समान होता है इसलिए तो समीकरण बोलते। बहुपद को समीकरण नहीं बोला जाता, क्योंकि इसमें बराबरी का चिन्ह होता ही नहीं है। ये जस्ट एक सिंबल है इसको प्रदर्शित करने का। आई बात समझ में? इसका मान इतना नहीं होता है, ये चिन्ह है, बस केवल इतनी बात याद रखो। और जब समीकरण को हल करते हैं और x के मान आएंगे, इसको बोला जाता है अल्फा और बीटा जो मान आएंगे, इसको बोला जाता है मूल। क्या बोला जाता है? मूल बोला जाता है, जिसको रूट्स बोला जाता है। ये बात याद रखो। इसको हल करने के बाद में जो भी x के मान आएंगे, तो मूल बोलना, उसको क्या बोलोगे? मूल यानी कि रूट्स। और बहुपद के जो मान आएंगे उसको क्या बोलेंगे? शून्यक। उल्टा मत कर देना, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। जो नियम है वो नियम को आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ओके, इतनी बात तो हो गई। इसीलिए तो बोला यहां पर कि मूल ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो, बोला क्या? नहीं बोला। जबकि बहुपद में उसमें शून्य बोला जाता था, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते। गुणनखंड विधि द्वारा आप देखना, आप कितना आसान काम है। 2x, ध्यान से समझना, 2x का वर्ग ऋण 5x धन 3 बराबर इसे शून्य। आपको क्या करना है, बीच वाले पद को अभी छोड़ दो। इसका गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कौन है? x स्क्वायर का गुणांक कौन है? तो आप बोलेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक 2 है।
अचर गुणांक कौन है, तो आप बोलेंगे कि 3 है। हमेशा जब भी गुणनखंड विधि से हल करना है तो 1 से स्क्वायर का गुणांक देखो और अचर गुणांक देखो, बीच वाले को छोड़ दो। जो भी रहेगा, चिन्ह को अभी भूल जाओ, चिन्ह की बात नहीं कर रहे हम, जो भी रहेगा उसका गुणा कर दो। 2 का और 3 का गुणा किया तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। आगे बात समझ में। अब देखना, जब 6 हो गया ना तो 6 को क्या क्या लिखा जा सकता है, तो आप बोलेंगे कि 1 गुणित 6 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। अब दोनों का योगफल कितना होगा, दोनों का योगफल कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, और दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 5। हाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 1। हमें चाहिए ऋण 5, हमें चाहिए ऋण 5। आगे बात समझ में, क्या चाहिए, ऋण 5। तो 5 तो यहां पर भी है और यहां पर भी है, मतलब इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, तो कौन सा लेंगे, समस्या आ गई। अब हमें ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते, तो लेकिन कौन सा लेंगे, कोई एक ही सही रहेगा। देखना, मैं क्या करता हूं, पहला वाला लेके देखता हूं, ऋण 6x धन 1x। मुझे एक बात बताओ कि दोनों को अगर 1x में से 6x को घटाएंगे तो इतना आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा, आएगा ना भाई। अगर मान लिया जाए x में से, मान लिया जाए कि मैं अगर x में से 6x को घटाता हूं तो ऋण 5x आएगा ना? हाँ आएगा। तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन एक समस्या है, दोनों का गुना करेंगे ना, इनका दोनों का गुना करेंगे, किसका किसका, ऋण 6x का और x का गुना करेंगे तो कितना हो रहा है, ऋण 6x का वर्ग। गुना करने के बाद में इसके और इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। किसके किसके, 2x का वर्ग गुणित 3, तो ये कितना हो रहा है 6x का वर्ग। चिन्ह का फर्क पड़ गया यहां पर, चिन्ह का। ऐसी स्थिति बहुत कम आती है, जैसे दोनों में 5-5 आ गया ना, ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो क्या करना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे काम का नहीं है। आई बात समझ में? फिर से और एक बार समझ लेना, काम की चीज है, क्वेश्चन यहीं पर गलत होता है। हमने क्या किया, 6 के को कैसा कैसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है, दोनों को जोड़ने पर 7 होगा, दोनों को घटाने पर 5 होगा, दोनों को जोड़ने पर 5 होगा, दोनों को घटाने पर 1 होगा। हमें चाहिए 5, तो 5 इसमें भी आ रहा और इसमें भी आ रहा, देखिए ना 5 इसमें भी है और इसमें भी है। अगर मैं इसको लेता हूं 1 और 6 को, 1 और 6 को लेता हूं, दोनों के साथ 1 से 1 से रखता हूं, तो 1 में से तो ये ऋण 5x तो आ गया, लेकिन दोनों का गुना करने के बाद इनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा, यानी कि ये कैंसिल हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर इतनी ज्यादा माथापच्ची कौन करेगा, ऐसी स्थिति बहुत कम होती है, ठीक है। अभी आप देखेंगे इतना माथापच्ची वाला काम नहीं है, आसान काम है। अभी आप देखना, यहां पर मैं ये इसको लेके देखता हूं, दोनों के साथ में 1 से 1 से लिख दो। देखिए 2x का स्क्वायर जैसे के वैसे, दोनों के साथ 1 से लिख दो, 2x और 3x धन 3 बराबर से 0, है ना। इसको दोनों को लिख दिया मैंने यहां पर। अब देखिए इनके बीच में ऐसे चिन्ह लगाओ कि ये आ जाए। भाई दोनों ऋण ऋण रहेगा तो क्या होगा, दोनों ऋण ऋण रहेगा तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे। तो ऋण 2x और ऋण 3x कितना हो जाएगा, ऋण 5x। देखिए ऋण 5x आ गया, आया कि नहीं। और इनका दोनों का अगर गुना करेंगे, देखिए ऋण 2x का और ऋण 3x का, तो ऋण और ऋण कितना हो गया धन, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 1 से गुणित 1 से कितना हो गया, 1 से स्क्वायर। देखिए इसका और इसका भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 का वर्ग, सेम आया ना, तो इसीलिए ये लेंगे हम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखिए क्या करेंगे, ये दोनों में से क्या एक जैसा है, देखिए 2x का वर्ग ऋण 2x, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर निकाल दो। इसमें भी एक x है, इसमें भी 2x है, तो एक x बाहर निकल गया। भाई एक x है, इसमें तो 2x है ना, 1 गुणित x, ठीक है ना, तो एक x बाहर निकल गया, तो यहां पर क्या बच गया, 1 बच गया केवल, और यहां पर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। आई बात समझ में? फिर से
2x का वर्ग और ऋण 2x। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 2x गुणित 1 से लिख सकते हैं कि नहीं, और इसको ऋण 2x से लिख सकते हैं कि नहीं। 2 बाहर निकल गया, ये निकल गया, और 1 से भी बाहर निकल गया, ये निकल गया। तो यहां पर क्या बचा, 1 x, और यहां पर ऋण 1 गुणित 1 तो बचा कि नहीं, यहां पर तो ऋण 1 बचा ऐसा। अब देखना यहां पर क्या है, ऋण 3x है और यहां धन 3 है। मुझे एक बात बताओ कि यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, तो 3 को बाहर निकाल देता हूं मैं। इसमें ऋण का चिन्ह है तो ऋण को भी बाहर निकाल देता हूं, ये निकल दिया बाहर। ये जो धन का चिन्ह है वो 2 ऋण मिलके बना होता, मालूम है कि नहीं। ये जो धन चिन्ह होता है 2 ऋण के गुणनफल के बाद धन आता है, तो ये ऋण का चिन्ह निकल गया, ये भी ऋण का चिन्ह निकल गया। तो क्या बचा आपके पास, यहाँ 1 बचा और एक ऋण का चिन्ह बच गया, 1 बच गया। नहीं आई बात समझ, फिर से 3 भी बाहर निकल गया, 3 भी बाहर निकल गया, एक ऋण भी बाहर निकल गया, एक ऋण भी बाहर निकल गया, तो एक ऋण बचा कि नहीं। जो धन है वो 2 ऋण मिलके बना होता है, तो एक ऋण बाहर निकल गया, एक ऋण अंदर बच गया, ऐसा बराबर से सुनिए। अब देखना हमेशा याद रखना, यहां पर और यहां पर एक जैसा नंबर बचना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो 1 से ऋण 1 यहां पर भी है, 1 से ऋण 1 यहां पर भी है, तो दोनों को बाहर निकाल देंगे। देखिए 1 से ऋण 1 बाहर निकल गया भाई, यहां से इतना बाहर निकल गया, तो क्या बचा आपके पास में, 2 1 बचा कि नहीं, और यहां से भी इतना बाहर निकल गया, तो ऋण 3 बचा कि नहीं, बराबर से शून्य। या तो इसके बराबर से शून्य होगा या इसके बराबर से शून्य होगा, तो हम बोल सकते हैं ये गुणे में है ना, तो 1 से ऋण 1 का मान शून्य होगा, या 2 1 से ऋण 3 का मान क्या होगा, शून्य होगा। 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से बराबर से, या 1 से बराबर से क्या हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, 2 1 से बराबर से क्या हो जाएगा, 3 उधर गया, तो 1 से बराबर से 1, या ये गुणे में है तो हमेशा भाग में जाती है संख्या, तो 3/2। तो ये आ गए आपके पास में 2 मूल, क्या आ गए, 2 मूल आ गए, बस ये होता है हल। अतः समीकरण, द्विघाती समीकरण, दिए गए समीकरण के मूल क्या हो गए, 1 से बराबर से 1 कामा लिख दो, 3/2 हो गए। ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अब समझ में नहीं, अगर कहीं पर नहीं भी आया ना, ये थोड़ी बहुत बातें हो सकती है कि ये यहां पर क्या क्या किया मैंने, है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मत। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, इसमें सारी बातें समझ में आएगी। मुझे मालूम है कि यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ आपको लग रही होगी कि भाई ये कैसा कैसा किया, ये इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया, इसको क्यों ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन अगली क्लास में सारी बातें करेंगे, सारी बातें समझ में आएगी आपको, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में।